नमस्कार जी। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम प्रौद्योगिकी और विकास में आपका स्वागत है। आज ही के दिन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे। अतएव ये दिन हमारे देश के लिए बेहद अहमियत रखता है। एक ऐसा देश जहां पर संस्कृति में, धर्म ग्रंथों में टेक्नोलॉजी की बात की गई है। एक ऐसा ऐसा देश जहां पर जन सामान्य अपने रोज़मर्रा के कार्यों को बड़ी सरलता से जुगाड़ की तकनीक से पूरे करता है। एक ऐसा देश जहां पर स्टार्टअप्स एक नए क्रांति के रूप में उभर कर आए हैं। मेरे साथ में आज इस विषय पर बात करने के लिए दो मेहमान हैं। प्रोफेसर पटेरिया, डॉक्टर आर के पटेरिया, जो कि मैनेट में आईटी के प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ में हमारे साथ में आज श्री सुरेश मिश्रा जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं बीडीए भोपाल में। आप दोनों ही का स्वागत है। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना विकास, इतनी क्रांति रोज़ प्रतिदिन हो रही है कि इसको टैप कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक जो बड़ा विषम सी परिस्थिति आ जाती है। कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी के इस विकास पर बड़े प्रसन्न होते हैं, इसकी तारीफ़ें होती हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि भाई टेक्नोलॉजी के प्रभाव से मानवीय जो पक्ष है वो हैम्पर हो रहा है, उससे बड़ी दिक्कतें हैं। लोग आपस में बैठे हुए हैं एक ही कक्ष में, लेकिन व्हाट्सएप पे बात हो रही है। हाउ गुड और बैड इट इज़? डॉक्टर पटेरिया, अगर आप प्रारंभ कर सकें तो। जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है जी ये जितना भी प्रौद्योगिकी संबंधित जितना विकास है जी उसने मानव जीवन को आरामदेह बनाया है। हमारा मानव जाति का विकास जो है उसके साथ सामाजिक जो दूरियां हैं वो निश्चित रूप से बढ़ी हैं। जी उसका मुझे लगता है कि अत्यधिक दोहन जितने सुविधाओं से के यंत्र जो मानव जाति को उपलब्ध हुए हैं जी प्रौद्योगिकी विकास से, उनका अत्यधिक दोहन उसका एक मुख्य कारण है। जी आज हम देखते हैं, जैसा आपने बताया कि जब लोग साथ होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन उस समय भी सामने एक दूसरे से बात ना करके वो अपनी टेक्नोलॉजिकल उपकरणों में व्यस्त रहते हैं। जी जी ये बिल्कुल सही है। और एक सीमा से अधिक एक बैलेंस की ज़रूरत बैलेंस की आवश्यक ज़रूरत है, बिल्कुल बैलेंस सही की बात। ज़रूरत है। अच्छा। मतलब आपको फिजिकल इंटरेक्टिविटी जो है जी वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि उपकरणों का टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही उसका बात उपयोग है। करना। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो कर रही है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ में निर्माण कार्यों में भी इसका बड़ा प्रभाव है। आप कैसे देखते हैं कि चाहे उसके कॉस्ट कम करने की बात हो, क्योंकि अब बहुत महंगा हो गया है निर्माण कार्य, या समय की बात हो, या क्वालिटी की बात हो, या जो प्रोडक्ट बन के सामने आ रहा है उसकी लाइफ की बात हो, क्या प्रभाव है टेक्नोलॉजी का? आपका कहना बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी से हमारे पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग से उसमें समय भी काफ़ी कम अब लगता है। जी जी और उसकी कॉस्ट में भी कम से कम 20 से 30% का रिडक्शन देखा गया। अच्छा। साथ ही साथ क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। हाँ क्योंकि एक साधारण, आप ये मान करके चलें कि एक छोटे से इक्विपमेंट से यदि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक वेल इक्विप्ड पूरा सिस्टम के साथ में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जी तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत नेचुरल इंक्रीज होती है। तो एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंक्रीज होने से उस स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ी है। मतलब वी मे कॉल लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रक्चर। आई एम श्योर। जी जी। अच्छा, ये इको फ्रेंडली भी ज़्यादा है अब जो टेक्नोलॉजी से मकान बन रहे हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि इको फ्रेंडली को भी एक प्लानर हो या इंजीनियर्स हों, उन सब ने इसको ध्यान में रख करके किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर मिश्रा जी मैं देखूं, ग्रीन बिल्डिंग को लेकर काफ़ी चर्चाएं अब तो काफ़ी समय से होती रही हैं, यद्यपि आमतौर पर अभी भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी क्या है? मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बताना चाहूँगा, Please, यदि please. आपके पास समय हो, जी कि ग्रीन बिल्डिंग की आवश्यकता क्यों है। जी ग्रीन बिल्डिंग, हमारे पहले अर्बनाइजेशन इतना नहीं था, जी गांव से शहर की ओर माइग्रेशन इतना नहीं था। जी आज आवश्यकता है कि गांव के लोग शहर की ओर आए, सही बात है। अर्बनाइजेशन की प्रैक्टिस बढ़ी है, तो शहर की हमारी डेंसिटी इंक्रीज हुई है। तो डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण हमारे पास जो लैंड, जो पार्सल है जी जिस पर कि हमको कंस्ट्रक्शन करना है, वो हमारे पास कम है। सीमित है। तो अब जी। उसमें
डेंसिटी बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन की। डेंसिटी बढ़ जाने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन और जो हमारे नेचुरल जो प्लेनेट के रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। तो उसका हमारी एक सोशल लाइफ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को यदि हम उपयोग करते हैं तो हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एनर्जी के साथ जो थर्मल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप बोलते हैं उसका हम कम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। पानी की हम बचत कर सकते हैं। अच्छा। सॉलिड वेस्ट हमारा कम निकलता है और बेटर एयर क्वालिटी हम अपने घर की उसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अल्टीमेटली उसको यदि इन सारी चीज़ों को लेकर के देखें तो एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी हम दे सकते हैं। बहुत तो इसकी नितांत आवश्यकता भी है। बहुत अच्छे। अच्छा, इस बारे में प्रोफेसर साहब मैं काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूँ कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस हैं, मगर पिछले कुछ वर्षों में चाहे 10, 12 साल, 15 साल की बात देखें, ग्रीन बिल्डिंग सुना तो है परंतु इसके मुख्य धारा में कोई कोर्सेज मुझे अभी भी नहीं सुनने को मिलते हैं। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ज़रूर है लेकिन डिग्री, डिप्लोमा ऐसे कोई कोर्सेज में अभी भी इसको समाहित नहीं किया गया है। आप बिल्कुल सही हैं जी। और शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि इसकी नितांत आवश्यकता है जी। और जो भी हमारी सरकार है जी उनको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये तो इसके बिना यदि प्रौद्योगिकी विकास जो है यदि ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया जी तो आने वाला समय मानव जाति के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, कठिन हो सकता है। जितना इस समय हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि जितना आराम उसने दिया है उतना कष्टदायी भी हो सकती है। बात है। तो इन कोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए और इनके नंबर ऑफ कोर्सेज मैं बढ़ाना इनफैक्ट आपसे चाहिए। इसी मोड़ पर पूछना चाहूँगा कि अब एक शिक्षा की नई पॉलिसी आ गई हमारे देश में और उसमें बड़े भिन्न तरीके से कोर्सेज को अब कंबाइन किया जा रहा है, अलग अलग विषयों के नए पैकेज बनाए जा रहे हैं, मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब बच्चों का रुझान भी बदलने लगा। एक टाइम पर कहते थे भाई कॉमर्स तो साइंस नहीं बना तो कॉमर्स ले लिया और वो भी नहीं बना तो जो कहीं के नहीं वो आर्ट्स ले रहे हैं, ऐसा मान्यता एक समय पर थी। पर अब बच्चों के सामने बड़े सारे ऑप्शंस हैं और वो आगे बढ़कर कुछ कोर्सेज का, विषयों का चुनाव कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, आईटी या प्रौद्योगिकी या साइंस के विषयों पर रुझान कम हो रहा है? नहीं, हम उसे इस तरह ना समझें जी। आप ऐसे देखिए कि कोई भी विषय हो इस समय पढ़ने का, कोई भी कोर्स हो तो सारे कोर्सेज का जो बेस है जी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे कि हर एक कोर्स जो है कहीं ना कहीं आईटी से जुड़ गया है। आप देखेंगे चाहे वो कॉमर्स हो, जैसे कि विशा साहब बता रहे हैं कि बिल्डिंग डिजाइनिंग है, सब कुछ बिल्डिंग डिजाइनिंग के पीछे भी आप देखेंगे कि सारे सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं। आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो पहले जो मैनुअल वर्क हुआ करता था सब कुछ आईटी रिलेटेड है। तो स्कोप तो इस समय हर एक कोर्सेज में है और शायद इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आईटी रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही कहूँगा मैं तो। अरे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी देश विदेश में जाते हैं और जिस तरीके का जन सैलाब भारतीयों का वहाँ देखने को मिलता है और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो आईटी के थ्रू ही अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ बड़ा, अब देखिए ना, बड़े बड़े पदों पर हमारे भारतीय बैठे हुए हैं और आईटी को संभाल रहे हैं। अब आगे लेकिन क्या स्कोप आप आईटी में देखते हैं छात्रों के लिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो सपना है वो है आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल, मेक इन इंडिया। वो चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी, उनका एक स्टेटमेंट है जी। उनका कहना है कि विज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है जी, लेकिन प्रौद्योगिकी स्थानीय होना चाहिए। जी जी, स्थानीय होना चाहिए मतलब वो चाहते हैं कि जितने भी प्रौद्योगिकी रिलेटेड उपकरण हैं, मशीन्स हैं, जो भी डेवलप होती हैं वो लोकल लेवल पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात और इसलिए वो मेक इन इंडिया वाली बात करते हैं। बिल्कुल सही बात ना। और इस तरह से हम बात करें तो आप उनके जो भी मतलब उद्बोधन होते हैं उनमें आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो उनकी बातें होती हैं उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया मेनली वो कहते हैं कि आप दूर संचार से संबंधित
जो टेक्नोलॉजी है हाँ। उस पर ध्यान दें। हाँ, हर क्षेत्र में हर वो क्षेत्र कहते हैं में भाई। मेनली उसकी बात करते हैं। फिर दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हाँ, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब मैं जिन देखता पे हूँ बात किसी भी करते हैं। स्टेज किसी भी जगह पर होते हैं वो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी को उसमें make जोड़ने का प्रयास अवश्य करते हैं बिल्कुल वो करते हैं, किसी भी बिल्कुल विषय पर। करते हैं, बहुत हाँ। खूबसूरत है। आप मिश्रा जी कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, जैसे कॉस्टिंग कम होती है जी। और इसके दो पक्ष हैं। एक तो सुलभ हो ऐसे घर आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, जो बहुत महंगे ना हो, और दूसरा उससे क्या मजदूरों का और काम करने वालों का जॉब भी हैम्पर होता है। मुझे दोनों पक्षों पर अगर आप एक एक करके थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो। पहले टेक्नोलॉजी से क्या कॉस्टिंग में किस तरीके से फ़र्क पड़ता है? आपके प्रश्न में दो क्वेश्चन समाये थे। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये लूँगा कि अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से कास्ट रिड्यूस हुई है। जी जी और कास्ट रिड्यूस का दो वे में आप समझ सकते हैं जी। कि पहले तो एक जो प्लान करके आदमी इम्प्लांट करके जो कास्टिंग करता था या कंस्ट्रक्शन करता था, खर्चा उसमें उतना ही आता था। हाँ। अब आज के दौर में चूंकि अब सबकी अवेयरनेस बढ़ गई है, अच्छे आर्किटेक्ट हैं, अच्छे प्लानर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, तो उनके साथ प्लान करके बेस्ट एकोमोडेशन के साथ में वो अपना प्लान तैयार करता है जी। ताकि वो कम से कम 15-20 साल उस घर में रह सके। हाँ तो उसको यदि रेनोवेशन की ज़रूरत पड़े तो 20 साल बाद। हाँ पहले क्या होता, जो घर बनते थे वो अनप्लान्ड उसमें बनते थे। फिर वो आज की आवश्यकता, जैसे पटेरा साहब ने जी कहा कि टेक्नोलॉजी की तो उतनी अब आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो फिर हर आदमी जैसे थोड़ा सा कंफर्टेबल होता सोचता है मैं दरवाज़ा ये कर लूँ, वेंटिलेशन बढ़ा लूँ, ये कर लूँ। तो उसके हिसाब से आज के अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से जो नई जो हमारी प्लानिंग है, या पटेरा साहब बोल रहे थे कि आईटी का इसमें विशेष रोल है। ऑफ कोर्स हाँ। इस जैसे प्लानिंग में एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। जी। पहले आर्किटेक्ट लोग, ड्राफ्टमैन लोग एक ड्राइंग बनाते थे, उसको 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे। नाउ इट कैन बी डन विद इन 30 और विद इन 1 आवर ऑल्सो। एब्सोल्युटली। और उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन सही बात जैसे कैड फाइल से हम कर लेते हैं। परंतु प्रश्न ये भी है ना कि क्या मशीनें जब हम हायर करने के लिए मार्केट में जाते हैं बड़ी महंगी पड़ती हैं कई बार, वो उसमें कॉस्ट कटिंग कैसे हो रही है, मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मशीन की कॉस्ट तो ज़्यादा रहती है जी लेकिन वो जो काम कर रहा है वो एक एजेंसी कर रही है जी। वो एक बिजनेसमैन है। तो वो एक मशीन की कॉस्ट को उसकी लाइफ के हिसाब से वो अपने आप को देखता है कि उसकी लाइफ मशीन की कितनी होगी। वो मशीन 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, लेकिन अल्टीमेट जो हमको जो प्रोडक्ट बन के मिलता है जी। उससे मशीन की कीमत से हमारी लागत नहीं बढ़ती। अब जैसे मिक्सर्स हैं जी, है ना, या इस तरीके की और भी आरएमसी मशीनें प्लांट्स हैं, हाँ। हाँ मिलर्स हैं। अब ये सब हम लेकर तो आते हैं, जी। इनसे डेफिनेटली मुझे लगता है क्वालिटी में तो फर्क पड़ता ही होगा, लाइफ में बिल्कुल सही है, बिल्डिंग की लाइफ में फर्क बिल्कुल पड़ता सही। होगा। वो वेस्टेज नहीं होता है। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये वेस्टेज नहीं होता। सही बात है। ये और इस तरीके से भी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। अच्छा, भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग्स का कितना प्रचलन है? जहाँ तक मैंने जो स्टडी किया है, भोपाल में 5 या 6 प्रोजेक्ट हैं जी जिन्होंने कि ग्रीन बिल्डिंग पर अपना सर्टिफिकेशन लिया है। मैं उसके नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे अभी वर्तमान में एक होटल ताज बना हुआ है। जी जी जी। उन्होंने उसका ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन लिया लेकिन हुआ आपने बस 4-5 ही बोला, भोपाल में हाँ, अधिक काम नहीं है? उसका कारण ये है कि जो मेरी जो कुछ आर्किटेक्ट से बात हुई है, इसका प्रोसीजर बहुत लेंदी है। अच्छा। सर्टिफिकेशन का इसका प्रोसीजर लेंदी होने के कारण जैसे हम लोग खुद भी ग्रीन बिल्डिंग, हमने एक महालक्ष्मी परिसर बनाया है। अच्छा। तो हमने उसको इको फ्रेंडली ही बनाया है, लेकिन हम उसके सर्टिफिकेशन के लिए हमने अप्रोच नहीं किया। अच्छा। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स और हैं। क्यों सर्टिफिकेशन को क्यों आमतौर पर क्योंकि लोग? उसकी एक प्रोसीजर लेंदी है, या फिर इसके लिए कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको कंपेल नहीं किया कि हमको इतने मकान बनाएंगे आप, इतनी डेंसिटी बढ़ेगी। इसको डेंसिटी के साथ जोड़ देना चाहिए। जहाँ हाई राइज बन रहे हैं, जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसको कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मस्ट ऐसा कर देना चाहिए। तो इसका कई डेवलपर कर भी रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा अच्छे परिणाम इसमें मिलेंगे। आप क्या सजेशन देंगे? क्या सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए, या आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू करें? किस तरीके से आम लोग इसको करें? एक तो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि भाई जो बड़े सख्त या लंबे चौड़े प्रोसीजर्स हैं उनको आसान किया जाना चाहिए। आप
किसकी पहल की बात इसमें करेंगे? मैंने तीनों पक्ष बताया। जैसे मध्य प्रदेश में जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं या डेवलपमेंट होते हैं, वो हमारे एक भूमि विकास निगम नियम है जी। उसके तहत हम इसमें काम करते हैं। ठीक है। और हर एक शहर का एक एक मास्टर प्लान डिक्लेयर होता है जी। उसमें उनके लैंड यूज डिस्क्राइब होते हैं और वो उसको गवर्न करते हैं। तो मेरा एक सबमिशन है कि क्यों ना इसको मास्टर प्लान में जी एक ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए जोड़ा जाए। खासकर वहाँ जहाँ डेंसिटी 70+ जा रही है उसको करना चाहिए, तभी इसकी सही उपयोगिता है। इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट बेंगलो हैं उसमें ग्रीन बिल्डिंग का उतना ज़्यादा मायने नहीं है जी। क्योंकि उसको नेचुरल सनलाइट भी उतनी अच्छी मिल रही है, बेटर उसका वेंटिलेशन है घर का, उसके आगे बरांडा है, पीछे बीच में कोर्टयार्ड है, पीछे बैक ओपन स्पेसेस हैं। कई लोग तो टेरेस पे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं वहाँ इसका सर्टिफिकेशन को कंपलसरी करना चाहिए, लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल करना चाहिए। हाँ। क्योंकि और आम आदमी के लिए क्या क्योंकि मैसेज ये देंगे आप अच्छे कॉज के लिए हो रहा, बिल्कुल सही अच्छे कॉज के लिए हो रहा। आम आदमी कैसे इसका उपयोग करे? आम आदमी उन तक बस कैसे पहुंचे? वो ये समझ ले आम आदमी कि मेरे को इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम करना है, पानी का उपयोग कम करना है और सॉलिड वेस्ट कम से कम निकालना है। मेरा घर नेचुरल डे लाइट से भरा हो, मेरे घर में बिल्कुल वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो जी। एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ये यदि बड़ी बेसिक थोड़ा सा चीज़ बल्कि है। क्रिस्प कर लेता हूँ प्रश्न को। क्या कोई वेबसाइट्स हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से हमको इसकी एक अच्छी पूरी जानकारी मिल जाए विजिट करके? तो हमारे इंडिया में जी। एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उसकी यदि वेबसाइट पे जाते हैं जी। तो उसमें ग्रीन बिल्डिंग के लिए काफ़ी उसमें हमारे पास डिटेल्स हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ स्टडीज़ हैं लोग बागों की, और इस ढंग से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, मैं पटेरी साहब आपकी तरफ अब दोबारा आना चाहूँगा क्योंकि आप शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये एक कई बार आक्षेप कह लें या चिंता लोगों को होती है कि टेक्नोलॉजी के साथ जॉब्स जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक मशीन आती है जो 10 लोगों का काम कर लेती है और इससे रोजगार की कमी देखने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा हो रहा है? निश्चित तौर से रोजगार में कमी तो आई है जी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो कमी जी। है वो श्रमिक वर्ग की तरफ है। अच्छा। निचले स्तर पर जो रोजगार हैं जी। उनमें कमी है। और आप देखेंगे कि ऊपरी स्तर पर आप चलेंगे तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास हुआ है उसके साथ कई दूसरे चीज़ें मतलब नए रोजगार के अवसर भी आए हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो श्रमिक वर्ग है, क्योंकि लोअर क्लास के जो रोजगार हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। तो उनको उनका स्किल डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। प्रौद्योगिकी रिलेटेड जो उनकी जानकारी है उसको डेवलप करके उनको वहाँ से जो अभी तक कार्य कर रहे थे उससे हट के प्रौद्योगिकी तो जो कंप्लाइंट बना जो मजदूर हैं हाँ, या वहाँ काम नीचे के स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए स्किल एक महत्वपूर्ण स्किल डेवलपमेंट। कोई कोर्सेज क्या मैंने सुना है कि जैसे मैनेट है या दूसरे IITs हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज बीच बीच में चलाते भी हैं जिनको मुख्य धारा के कोर्सेज नहीं है लेकिन इस तरीके से शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे हो सकते हैं। जी। जैसे कि अब ये बड़े संस्थान हैं तो यहाँ पर उन मतलब जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए कोर्सेज तो ऐसे नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि हम आने वाली जनरेशन को ट्रेन करते हैं कि वो उन तक पहुँचें। अच्छा, और उन तक ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे छोटे छोटे हैं जी, जिनमें ITIs हैं, हाँ, जिनमें ऐसे कई सारे और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर शायद उतने पढ़े लिखे नहीं है, 10वीं है 8वीं है, लेकिन वो कोर्सेज करके जैसा हमने स्किल की बात की, उन वोकेशनल कोर्सेज की बात की, वहाँ जाकर अपनी एक आजीविका के लिए उनको साधन मिल जाए और टेक्नोलॉजी से जुड़कर आगे बढ़ने का। ITI जो हैं वो इस संबंध में काफ़ी अच्छा रोल निभा सकते हैं जी। और वहाँ की जो कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं जी उन पर उनको रीऑर्गेनाइज करके और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड उन्हें बना देना चाहिए ताकि ये रोजगार की जो समस्या बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता उसको है। क्या ऐसे ही कोई कोर्सेज निर्माण कार्य से भी जुड़े हुए हैं, प्लम्बिंग के टेक्नीशियंस? मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो पटेल साहब ने कहा कि
ये तकरीबन 15 साल पहले से मध्य प्रदेश शासन द्वारा जी आईटीआई में इसकी ट्रेनिंग दी जा चल रही रही है जी। वो वहाँ एक मिस्त्री की प्रॉपर ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रीशियन की प्रॉपर ट्रेनिंग है जी और प्लम्बर की प्रॉपर ट्रेनिंग है, फिटरमैन की प्रॉपर ट्रेनिंग है, और वो लोग रेगुलरली अपने कोर्सेज चला रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी, और इसको लेबर डिपार्टमेंट के साथ में संलग्न भी किया है कि उनकी सारी जो लिस्ट जी। हैं या उनके डाटाज हैं वो लेबर डिपार्टमेंट भी तैयार कर रही है और अच्छा। वो लोग एनकरेज भी कर रहे हैं। ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एक परिणाम भी आया है। हाँ मैंने उसमें कई अपने कंस्ट्रक्शन पे जब हम लोग जाते हैं अपनी साइट विजिट पर, जी। तो हम लोग मिस्त्रियों से पूछते हैं कि कहाँ से क्या सीखा। हाँ। तो उन्होंने कई मिस्त्रियों ने इस चीज़ की जानकारी दी, तो बड़ा अच्छा लगा हाँ। कि सरकार का जो एक प्रयास है, एक उसका सार्थक लाभ प्रयास, भी मिल रहा है। वो उसकी सफलता मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या ये जो कोर्सेज आप पटेरिया साहब बता रहे थे, इनकी बेसिक कोर्सेज करने के बाद, मान लीजिए आईटीआई हमने कर लिया, और आईटीआई के उस बेसिक कोर्स के बाद क्या हायर स्टडीज़ के लिए इनको जाने का मौका मिलता है, रास्ता खुलता है? रास्ता तो ऑब्वियसली खुला ही हुआ है जी। जैसे कि जो प्रश्न आपका था वो ये था कि रोजगार कम हो रहे हैं और रोजगार श्रमिक वर्ग के कम हो रहे हैं। हाँ। तो उनको उस लेवल तक की एजुकेशन सफिशिएंट है, यदि उस लेवल पर उतने उन्हें में रोजगार करना काम हो है। जाता है। बाकी बड़ी अच्छा, मुझे एजुकेशन के एक लिए, चीज़ हायर और एजुकेशन बताएं। के लिए तो उपलब्ध हैं ही कोर्स। जी हाँ। स्टार्टअप्स को लेकर जो अब बहुत सारा काम कर रहा है, हाँ। इसके बारे में युवा और जानना चाहें, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत गहराई के साथ में प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों ही के क्षेत्रों में, हम पहले पटेरिया साहब से पूछ लेते हैं, जो आईटी से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर युवाओं को चाहिए तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उसके भारत सरकार की कई सारी वेबसाइट्स हैं जी। और इसके अलावा जैसे मेरिट की बात करूँ मैं, जी। हमारे यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग चलाते हैं और स्टार्टअप्स के लिए जो बच्चों में जो नए आइडियाज़ हैं, हाँ। उन आइडियाज़ को हम, उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है और उसमें उनको कॉल देते हैं हम कि आप अपने आइडियाज़ को उसमें सबमिट करें और फिर स्क्रूटनी के बाद उनके लिए हम स्पेस देते हैं, फंड्स देते हैं कि आप यहाँ आएँ, ये आपका स्पेस है, यहाँ एक्सपेरिमेंट करें, अपने स्टार्टअप्स को डेवलप करें। और ये ऐसी सुविधाएं ऑलमोस्ट जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं सभी दे रहे हैं। और स्टार्टअप्स तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वो अपने आत्मनिर्भर भारत किया, उनका बहुत बड़ा सपना है और उसमें सभी योगदान दे रहे हैं। साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमको जानकारी मिल सके? मैं तो चूँकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरा एक, अभी जो पटेरिया साहब बोल रहे थे उस समय एक आइडिया ये आता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हों, इसमें हर एक घर की एक मेंटेनेंस की बहुत प्रॉब्लम होती है। जी जी। तो कुछ लोगों ने भोपाल में भी चालू किया है, कुछ मेंटेनेंस के ग्रुप हैं। तो जैसे आप घर बैठे उनके नंबर्स हैं, उनको कॉल कर दीजिए, वो आ जाते हैं। वहाँ भी टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनका एक काफ़ी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल सही। तो इसमें यदि और अच्छे ढंग से यदि आईटी के माध्यम से कोई एक बड़ा स्टार्टअप का रोल यदि प्ले करना चाहे तो इस दिशा में काम कर सकते हैं। ठीक है, जो जनता के लिए राहत भी होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें रोजगार भी हो गए और सुविधाएं, काफ़ी लोगों को रोजगार और जुड़ सकते हैं बहुत से लोग। मुझे लगता है इतने कम समय में आप लोगों से बात करके जो इतनी ढेर सारी जानकारी आज मिली, ऐसा बहुत कम कार्यक्रमों में हो पाता है। आप दोनों यहाँ उपस्थित हुए, हमारे साथ ये सारी जानकारी ली, हमारे दर्शकों के लिए इतना उपयोगी आपने सब सामग्री दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। बार बार आपको कष्ट देंगे, धन्यवाद। बिल्कुल। दर्शकों, मुझे लगता है इससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सोचिए ज़रा, इस देश में जहां प्रधानमंत्री जी सारे विश्व में हमारे आईटी और प्रौद्योगिकी के झंडे को बुलंद करते हुए जाते हैं, अब वो समय बिल्कुल सटीक आ गया है जब हम सब मिलकर पर्यावरण और नेचर को साथ में लेते हुए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को उसमें कंबाइन करें और कुछ एक नई दिशा में इस पूरी सृष्टि को, पृथ्वी को, अपने देश को लेके जा सकें, विकास की ओर लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। शीघ्र आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।